हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से मैंने आपको एस ब्लॉक का एक पार्ट 1 बना के दे दिया था, जिसमें ज़्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कशन था एक डेंसिटी का और आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और कंपाउंड फॉर्म बाय द लिथियम, राइट। अब उसी को कंटिन्यूटी पार्ट करना है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये भी बेटा अपना एस ब्लॉक का ही है, बट इस एस ब्लॉक में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये जो पार्ट 2 है, इसके पहले वाला जो पार्ट 1 था, आई होप ये थोड़ा मुझे अभी पार्ट 2 लेना है। और ये जो पार्ट 2 है, आई थिंक इसमें मैं सारी चीजें कवर करना चाहूंगा जो मैंने पार्ट 1 में नहीं किया। मतलब छोटा सा एक पार्ट दिया था मैंने पार्ट 1 में। अब जो हमारा है दैट इज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप एनसीईआरटी खोलो और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करो तो आपको वहाँ पॉइंट वाइज तो नहीं दिया है, पर वहां पर पैराग्राफ वाइज दिया है। पर मैं यहाँ चाहूंगा बेटा आपको दो चीजों में इसी तरह से बांट दूं। बेटा एक आएगा 1A ग्रुप एलिमेंट और एक आएगा 2A ग्रुप एलिमेंट। बेटा इसमें आपको वो चीजें मिलने वाली है जो आपको मालूम भी है और जो नहीं भी मालूम है। जैसे कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड द ऑक्सीजन, पूछते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी क्या है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो आप जानते हो बेटा यहाँ पर इस रिएक्टिविटी में सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते भी है क्या, भाई लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, राइट। यहां पर आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस एलिमेंट टुवर्ड द ऑक्सीजन। सर अगर मैं बात करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, अब इनकी बात करो। बेटा ये तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि लिथियम अपना जो ऑक्साइड बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। So, बेटा लिथियम कैन फॉर्म इट ऑक्साइड इज ए नॉर्मल ऑक्साइड। वेरी गुड सर, ये लिथियम का एक नॉर्मल ऑक्साइड है। वैसे ही अगर सेकेंडरी ग्रुप में आप बेरिलियम को देखो बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम भी दोनों अपने नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो बेरिलियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की 2- तो बना ये। फिर बेटा मैग्नीशियम की नॉर्मल ऑक्साइड ये है। तो ये दोनों के दोनों जो ऑक्साइड बने हैं दे आर द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय बेरिलियम एज वेल एज द मैग्नीशियम। अच्छी बात है। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड द ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो बेटा जैसी बढ़ेगी अब क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड से ये सोडियम अपना ये ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है। दैट मीन्स इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड कॉल्ड एज ए पेरोक्साइड। अब ये 2A ग्रुप में आपको बोलेगा कि कौन पेरोक्साइड बनाता है। याद रखो बेटा ओनली ये 3 जो बचे हैं सारे के सारे अपने पेरोक्साइड बनाते हैं। बेटा पेरोक्साइड बनाने के लिए आपको मालूम है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना। नॉर्मल ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है O के सर पे 2-, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है भाई O2, राइट बेटा। अगर ये 2 निकाल लो -2 तो ये आ गया 2-। तो ये O2 2- इज ए पेरोक्साइड आयन, O2- इज ए नॉर्मल ऑक्साइड आयन। तो बेटा अगर यहाँ कैल्शियम की पेरोक्साइड बनानी है तो ऑक्सीजन के सर पे 2-, कैल्शियम के सर पे +2, दोनों को +-2 कैंसिल भी करा लो तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा CaO2, ये आएगा SrO2 और ये आएगा BaO2। और भाई ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर द पेरोक्साइड फॉर्म बाय कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये इनकी पेरोक्साइड्स है। तो सर क्या सेकेंडरी में कोई भी एलिमेंट अपना सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा? ना भाई, सेकेंडरी ग्रुप में कोई भी अपने सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, सिवाय इनको देखो। पोटेशियम अपना सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2, रुबिडियम अपना सुपर ऑक्साइड बनाता है RbO2, सीजियम अपनी सुपर ऑक्साइड बनाता है CsO2। तो ये है बेटा अपने पोटेशियम की सुपर ऑक्साइड। सर क्या सुपर ऑक्साइड का आयनिक फॉर्म बताओगे क्या होगा? हाँ भाई, ये O2 है और उसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो O2 के सर पे एक नेगेटिव चार्ज इज ए सुपर ऑक्साइड आयन, O2 के सर पे 2 नेगेटिव आयन मतलब पेरोक्साइड आयन, और O के सर पे 2 नेगेटिव आयन इज ए ऑक्साइड आयन। ये हो गया, मतलब ये आपका रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड हो गया। बेटा ये आपके रुबिडियम की सुपर ऑक्साइड होगी RbO2 और ये आपके
सीजियम की सुपर ऑक्साइड होगी, दैट इज CS2। कोई डाउट बेटा? आप लोगों के सर ये भी सुपर ऑक्साइड दिख रहा है, हाँ भाई इसकी वैलेंसी -1 +1 कैंसिल करा लो। इसमें जो ये जो पेरोक्साइड बना रहे हो ये इनके पेरोक्साइड्स है और ये इनके सुपर ऑक्साइड्स है। फर्क है बेटा, सुपर ऑक्साइड का आयनिक फॉर्म ये है और पेरोक्साइड का आयनिक फॉर्म ये है, राइट। तो सवाल पूछेगा 2A ग्रुप में ऐसा कोई मेटल या कोई एलिमेंट है सुपर ऑक्साइड बनाएगा? ना सर, कोई भी नहीं बनाता है। हाँ बेटा 1A में बनाएगा? यस सर, देखो 1A में तीनों के तीनों बनाए। अब आप जानते हो हमारा नीट में एग्जामिनर NTA वाला यहाँ से सवाल कैसे उठाता है, सुनो कैसे उठाता है। उसको मालूम है बच्चे लोग यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं, बट एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, जरा देखो अच्छे से पढ़ के देखो मेरी क्लास होने के बाद। स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर आप ये पोटेशियम की सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम की सुपर ऑक्साइड और सीजियम की सुपर ऑक्साइड में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढना चाहते हो ना भाई, जिस कैटायन की साइज जितनी बड़ी हो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड उतनी ज्यादा होती है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ उठा के ले दिया, राइट बेटा। तो अब आप देखिए बेटा इस केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड द ऑक्सीजन कैसे होनी चाहिए, और ये छोटा सा मैंने एक बना के दिया। आई होप सबको पसंद भी आया होगा और सबको आता भी होगा, तो वेरी गुड बेटा, रिवीजन हो गया। और जो बच्चे को नहीं आता होगा उन लोग देख लो बेटा, सारी एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा ये 2 मिनट का वीडियो भी देख लिए तो डेफिनेटली और सबको हेल्प होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बन गया? अब देखिए इसी में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बाद एक छोटा सा टर्म आता है सर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। हाँ बेटा, आप जानते हो आपके 1A ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड वाटर इंक्रीजेस। यहां कुछ भी चाहिए नहीं है, लेकिन सर ये बड़ा एक्सेप्शनल है। हाँ बेटा मैं बता रहा हूं ये एक्सेप्शनल है। यहां आएगा बेरिलियम, फिर आना चाहिए मैग्नीशियम, आता है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और ये सबसे आखिरी आ गया मैग्नीशियम। मतलब सेकेंडरी ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर किसकी है? तो बोलना सर मैग्नीशियम की है, राइट। अब वो रीजन आपको मालूम है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब केसेस आ जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। हम बताना चाहेंगे आपका लिथियम कैसा है और आपका बेरिलियम कैसा है। लेट मी टेल यू बेटा, अगर आप देखो एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की होती है और उसके कारण अपना लिथियम कैसा बिहेव करता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसे कुछ है ना? या बेटा इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इट रिड्यूसेस अदर बट इट विल गेट ऑक्सीडाइज। वो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी मालूम पड़ जाएगा, उसकी वैल्यू से बता सकते हो। बेरिलियम की बात करो, ये कैसा है? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा है बेटा? ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे किसी ने रीजन पूछा ना तो आप एक बात बोल देना बेटा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए है क्योंकि उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा है, ड्यू टू हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छी बात है। फिर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा यहाँ ओनली हाई बोलने से भी काम नहीं चलता, एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, इसलिए इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा। ये लिख लो, इसके आगे और बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। वेरी गुड बेटा। अब जो होगा, ये जो मेटल एलिमेंट्स आपके 1A के और 2A के, बेटा इनकी टेंडेंसी मालूम है, टू कंबाइन विद लिक्विड अमोनिया से भी कंबाइन होते हैं। तो भाई जब वो लिक्विड अमोनिया से कंबाइन होगा तो सर
सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, और जो कलर होगा वो किसके कारण होगा। हाँ बेटा, वो जो कलर होगा वो किसके कारण होगा, अच्छी बात है। तो बाद में अगर आप उसको ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग रख दो तो क्या सर उसमें कलर में कुछ चेंजेस आएगा, हाँ सर आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आयन एंड ऑल, ऐसे कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं भी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप देखिए बेटा एक बार। सो नाउ फिर से पार्ट वही होगा, एक आएगा 1A ग्रुप से और एक आएगा 2A ग्रुप से। बेटा ये आएगा रिएक्शन विथ, सर रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। एक काम करेंगे बेटा, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया में मैं एक काम करना चाहूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम में एक मेटल M ले लेता हूं, 1A ग्रुप का मेटल M। बेटा ये अमोनिया से कंबाइन हो गया, राइट, ये आ जाएगा। बेटा इसकी टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और आप जानते हो अमोनिया पोलर है, तो अमोनिया का पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा। कितने Y मोल, आई डोंट नो Y नंबर्स। बेटा मेटल ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज में अमोनिया का नेगेटिव पार्ट इसको सराउंड करेगा, कितना X मोल्स। तो अमोनिया कितने आए सर, X प्लस Y है। हाँ बेटा अमोनिया कितने आ गए सर, अमोनिया X प्लस Y मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए जब आप किसी 1A ग्रुप एलिमेंट या मेटल से कंबाइन कराते हो तो, राइट। इसको कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट सर। 2A ग्रुप के लिए यहाँ जगह कम दिख रही है, थोड़ा बाजू में ऐसे सरका के लिख देंगे। बेटा 2A ग्रुप का मेटल M, ये भी क्या हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लिया। बेटा इसकी टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, ऑब्वियसली यहाँ पर X मोल्स ऑफ अमोनिया जुड़ जाएंगे। बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, राइट, और यहाँ पर भी Y मोल ऑफ अमोनिया कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर X प्लस Y मोल ऑफ अमोनिया कंबाइनिंग विद द मेटल ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट। तो ये भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड सर। तो ये 1A ग्रुप से भी आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2A ग्रुप के मेटल से भी आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पर दोनों का एक कॉमन चीज है बेटा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन बिकम डीप ब्लू इन कलर। मतलब ये स्टेटमेंट कॉमन है दोनों के लिए। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बेटा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन solution becomes deep blue color। मतलब आपका सॉल्यूशन कैसे हो गया, डीप ब्लू कलर में आ गया। वेरी गुड। अब उसको आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बेटा, विथ ये बिकम डीप ब्लू कलर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोले तो और भी अच्छा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट सर। आप उसको थोड़ा देर वैसे ही विदाउट डिस्टर्बिंग रख दो, मतलब दिस ब्लू कलर विल स्टार्ट टू फेड्स, दिस ब्लू color starts to fades on long standing। आप उसको थोड़ा देर वैसा ही रख दो तो ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा और लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। हाँ बेटा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ये जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा और ये पूरी तरह से फेड हो जाएगा, राइट। तो ये थी अनदर रिएक्शन ऑफ दिस मेटल एलिमेंट टुवर्ड्स द व्हाट यू कैन से टुवर्ड्स द लिक्विड अमोनिया। इसमें और एक बात बता दूं मैं, बहुत काम की चीज है बेटा। 1A ग्रुप एलिमेंट में ये जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर आ रहा है, आप क्या बोलोगे, इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। मतलब इसका नेचर कैसा होगा तो बोला पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसमें जो बोला है डीप ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता है एंड इट बिकम ए ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा भाई। फेड होना है मतलब पूरा कलरलेस नहीं बनेगा, इट विल स्टार्ट टू बिकम ए ब्रॉन्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए अमाइड फॉर्मेशंस, राइट। अब वो तो कॉमन चीज है, मैंने तो आपको दोनों को लिख के दे दिया है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा एनसीईआरटी से। पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इट विल हैव द कलर डीप ब्लू कलर, राइट बेटा। कौन सा,
ड्यू टू these ammoniated electron solution become deep blue in color and with respect to time this color will start to fade, right? Deep blue color, ऐसा कर दो, deep blue color, these blue colors start to fade on long standing due to the formation of the amide, right? लिख लो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट का सबसे कोर टॉपिक है। मैं जानता हूं सब बच्चों को आता है, मैं ये भी जानता हूं सब बच्चों को रीजन भी मालूम है, पर मैं चाहता हूं सारी चीजें एक जगह अगर जमा हो जाए ना, सारी चीजें एक जगह, बिकॉज एग्जाम से पहले बच्चा एक दिन पहले आप है ना पूरी वो नोट्स पढ़ के जाते हो जो आपने अपने हाथ से बनाए हैं। और ये भी बेटा मेरे तरफ से एक छोटे से नोट्स मैंने बनाया था, आई थॉट लगा कि बच्चों को दे देना चाहिए, सबके काम आएगा। ये कोर पॉइंट है बेटा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अगर आपको इसकी रीजन देखने हैं, ये देखना है, तो मेरा दूसरा वीडियो है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का, वो बहुत बड़ा वीडियो है, कॉमन फॉर ऑल हो जाता है, हमको उससे मतलब नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से प्रिपेयर करने हैं तो पहले ये सीखो, रीजन ढूंढना है तो वो देखो अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने अलग से इसका वीडियो बना चुका हूँ थर्मल स्टेबिलिटी का, आप देख लेना है। बेटा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो सुनो सर, सबसे पहले बेटा लिथियम की कार्बोनेट की बात करेंगे तो आप क्या बोलना बेटा, लिथियम कार्बोनेट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस। लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम और फिर आएगा सीजियम। सर ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। किसी को डाउट है बेटा इसमें, देख लो मैंने बना के दे दिया है। अब रीजन क्या है वो आप लोग भी जानते हो, एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा नहीं कि भाई रीजन क्या है। दैट इज ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए 1A ग्रुप एलिमेंट, राइट। अब उसके साथ में हमको सेकंड पॉइंट ये भी देखनी है, व्हाट इज दैट, कार्बोनेट ऑफ 2A ग्रुप अगर आप बाजू में लिख के दे दो ना तो आपको और आसान हो जाएगा। बेरिलियम की वैलेंसी +2, इसकी 2-, तो बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम और फिर आएगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और ये आएगा बेटा आपका रेडियम। एक्चुअली रेडियम कार्बोनेट देखते भी नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, देखना भी नहीं बेटा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम बना लो, बेरियम। बेटा ये भी कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा कंपैरिजन में तो अभी सबको याद ही रह जाएगा ना, क्या याद रहेगा, कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A हो या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 2A हो, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ चेंजेस हो रहा है, एक्सेप्शन है, कुछ भी नहीं है, ये याद करना है, राइट। इसके साथ में सर एक काम करेंगे, अब आप हाइड्राइड्स की बात कीजिए। हाँ बेटा, लिथियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम और फिर आएगा सीजियम। बेटा इसी में मैं आपको हाइड्राइड्स ऑफ 2A ग्रुप भी दे देता हूं। सर ये बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम और फिर आएगा बेरियम। बता दो भाई, यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस होने वाली है और ये भी बेटा डिक्रीजेस होने वाली है। अब देखो दोनों एक ही साथ में आ गए हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ रहा कि वहां पे देखने की जरूरत नहीं ना, सीधा सीधा दिख ही रहा है क्या बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ 1A एंड 2A ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर दोनों के दोनों एक साथ मिल गए, हमारा काम आसान हो गया। अगर आपको आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो पढ़ लो। जो बच्चों को आता है सारी चीजें उठा के छोटी जगहों पे लगा दी है, आप ऐसा आंख खोल के देख लिए तो मालूम पड़ जाता है। हाँ सर
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A और 2A डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर गई, बट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट ऑफ 1A एंड 2A डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर गई, राइट। तो ये हाइड्रेट भी था और ये दोनों के बेटा कार्बोनेट भी दे दिए। सर क्या आप सल्फेट भी देना चाहोगे? जरूर बेटा, आपने पूछा और मैंने नहीं दूंगा तो गलत हो जाएगा भाई। ये बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम, हाँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम, और फिर आएगा बेरियम। अब आप सोचो बेटा सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, और यहां पर ऐसा कुछ आगे पीछे है भी नहीं है, सीधा सीधा यस सर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब उसके पीछे रीजन ढूंढने जाओगे ना, सल्फेट इज ए लार्जर साइज ऑफ एनायन, कार्बोनेट इज ए लार्जर साइज ऑफ एनायन। बेटा जितनी लार्जर साइज ऑफ एनायन हो, लार्जर साइज ऑफ कैटायन हो, कैटायन लार्जर साइज, हाँ तो लार्जर साइज ऑफ एनायन, लार्जर साइज ऑफ कैटायन, दोनों का अट्रैक्शन, दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली उनकी बॉन्ड तोड़ने को एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये मैंने एक्सप्लेनेशन जितना कम से कम हो सके वो दिया है। अगर इसके रीजन ढूंढने हैं तो मेरा अलग से वीडियो देखोगे ना, मिनिमम बेटा 40 से 1 घंटे का वीडियो है, 40 मिनट से लेके 1 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा कंसेप्चुअल मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी वो देखने की जरूरत भी नहीं है बेटा, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ने की जरूरत है। एग्जामिनर इससे हट के नहीं पूछता, एनसीईआरटी में है, उसको सबको उठा के एक जगह पे लगा दिया है। लिख लो बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट बेटा। अब आपको ये पूछा जाएगा इन्हीं में, ये जो अपने कार्बोनेट हो गया और सल्फेट हो गए, ये अनस्टेबल क्यों है? देखो ये ऐसे पूछता है, ये क्या है बेटा? लेस स्टेबल है। ये क्या है बेटा? लेस स्टेबल है। तो आपको पूछा जाएगा ये सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ बेरिलियम, मतलब ऐसे लिखूं मैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम सल्फेट, इसका रीजन क्या हो सकता है? हाँ बेटा ये याद रखो, एक रूल होता है, कैसे सुनो, जितनी बड़ी साइज ऑफ कैटायन हो और जितना बड़ा साइज ऑफ एनायन हो, उनके बीच का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अब यहां पर देखो ये दोनों अनस्टेबल क्यों है? तो आपने बोला इट इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द बेरिलियम आयन विच इज अनेबल टू स्टेबलाइज द बिगर कैटायन। तो क्या लिखना बेटा? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम, है ना, ये इसकी ये साइज छोटी है, और अपने अगर आपका जो कैटायन छोटा सा होगा तो वो क्या करेगा? बड़े वाले आयन को स्टेबलाइज नहीं करेगा। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ B+2 it is unable to बेटा it is unable to stabilize, हाँ बेटा it is unable to stabilize bigger size of anion। कौन से वाले? कार्बोनेट भी बिगर साइज ऑफ एनायन है और सल्फेट भी आपका बिगर साइज ऑफ एनायन है। तो भाई ये अगर छोटा साइज ऑफ कैटायन बड़े साइज ऑफ एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली तो कंपाउंड आपके कैसे हो गए? दे आर द अनस्टेबल कंपाउंड हो गए, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। बन गया? हटा दें? वेरी गुड। अब देखो सर, सब कुछ मैं यही कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सर ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात की है हमने, अच्छी बात है। सर ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी भी बता दो। हाँ बेटा, हमारे नीट में बार बार स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी पे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 साल या 4 साल के नीट एग्जाम के पहले के पेपर देखो, आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और मैंने सारी चीजें उठा के एक ही जगह जमा कर दी है। सर अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ, मैं ये मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर ये मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ऐसे कैसे हो गया ये सब, राइट बेटा, ये सब कैसे हो गया? ये मैंने मिटा दिया। सर ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ 2A, बड़ा एक्सेप्शनल केस है। सर यहां देखिए
बेटा ये तो इंक्रीज कर गई ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी मेंशन नहीं किया केरोसिन में या नॉन पोलर में, पोलर में जब मेंशन नहीं किया पोलर वाटर ही समझो, मेंशन किया तो फिर सोचो, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सॉल्वेंट की बात किया, दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर की बात कर रहा है। तो बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ दिस 1A ग्रुप एलिमेंट, सॉलिबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। सर ये एक्सेप्शनल है, याद रहेगा सर, ये एक्सेप्शनल है। क्या सर, बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेस। एक्चुअली बताऊं मैं आपको, बताऊं मैं, एक्चुअली यही एक्सेप्शनल है भाई, ये भी डिक्रीज होनी थी पर ये इंक्रीज कर गई और ये डिक्रीज कर गई। अब एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से वीडियो देख लेना बेटा, उससे मैंने आपको दिया है कि सॉलिबिलिटी जब भी निकालना चाहते हो इट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस। वो भी बड़ा सा वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में नहीं आएगा, काम में यही आने वाला है। हाँ आपको समझना है, नहीं सर फॉर इंक्रीजिंग अवर नॉलेज एंड ऑल, तो भाई वो वीडियो टाइम मिलेगा तो देख लो, आप अपलोडेड है, आप देख लेना। राइट, ये हो गया, क्या हो गया, कार्बोनेट्स ऑफ 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप में देखो एक्सेप्शन आ रहा है, आपका 1A की भी कार्बोनेट सॉलिबिलिटी डिक्रीज करनी थी, वो इंक्रीज कर गई, लेकिन 2A क्या कर गई बेटा, डिक्रीज कर गई। अब उसके साथ में हाइड्रोक्साइड पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेट की बात नहीं किया बेटा, उन्होंने हाइड्रोक्साइड्स की बात की है। तो लेट मी गो विथ थर्ड वन, हाइड्रोक्साइड्स। थोड़ा ये भी सरका देंगे। अब आप देखो हाइड्रोक्साइड ऑफ 1A ले लो, हाइड्रोक्साइड ऑफ 2A भी ले लो बेटा। 1A का हाइड्रोक्साइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेटा हाइड्रोक्साइड ऑफ 2A ले लो, +2 -1, है ना बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ 1A हो या सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ 2A हो, सीधी की सीधी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सर इसमें एक्सेप्शनल है ही नहीं, हाँ बेटा इसमें एक्सेप्शनल है ही नहीं, इन दोनों में गॉट द पॉइंट, नो एक्सेप्शनल, इसमें है बेटा। राइट, सल्फेट की बात करेंगे बेटा। अब आप सल्फेट देखो तो मैक्सिमम अपने एनसीईआरटी में देखो सल्फेट आपको 1A को मिलेगा ही नहीं, ओनली 2A का ही है। तो बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजेस। एक कॉमन चीज बता दूं सर मैं आपको, देखिए सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप की सॉलिबिलिटी हो, कार्बोनेट ऑफ 2A ग्रुप की सॉलिबिलिटी हो, सर हो क्या रहा है, दोनों के दोनों, यस सर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है। राइट, अब आप कार्बोनेट की बात करो बेटा, ये वाले 1A, ये भी डिक्रीज होनी थी पर ये इंक्रीज आ गई ड्यू टू दैट हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी के डिफरेंस से आती है। तो कितने आ गए बेटा, यहाँ पर भी 5 आ गए, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट के साथ में। अब आप देखिए फॉर कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट, इसका अगर आपको नोट लिखना है या समझना है तो आई विल टेल यू, इसका रीजन बता रहा हूं, दोनों चारों के पॉइंट को पकड़ के। बेटा अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी, कार्बोनेट और बेटा सल्फेट, किसके, ऑफ 2A ग्रुप। बेटा ये जो कार्बोनेट और सल्फेट जो है अपने 2A ग्रुप एलिमेंट के डाउन दी इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी, मतलब जैसे आप डाउन द ग्रुप चलते हो इनकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप लिखो फॉर कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप, इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी, इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप which predominates over hydration energy, yes, which predominates over किस पे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ बेटा ये हाइड्रेशन एनर्जी पे प्रीडोमिनेट कर लेगी, राइट, सो दैट सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। सर आपने ये स्टेटमेंट क्यों लिख के दिया,
क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस नीट के कुछ पेपर्स में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे गए थे विद स्टेटमेंट। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा वहां से पॉइंट निकाल के दिया है, देख लीजिए बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बन गया है। सबसे काम की चीज यही थी बेटा, मिटा दूं मैं, वेरी गुड। यहां पर मैंने दिया ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एज वेल एज मैंने आपको दिया बेटा ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। किसकी बेटा? 1A ग्रुप की और 2A ग्रुप की मिला के। अब आप जानते हो आजकल ये जो टॉपिक मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, आज तक एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा भी नहीं है, तो हम वो वाले पार्ट को बेटा छोड़ भी नहीं सकते कि सर एग्जाम में नहीं पूछा तो छोड़ दो ना, ना ना। हमारा काम एनसीईआरटी को जितने शॉर्टकट में बनाना है उतने शॉर्टकट में मैं बनाने की कोशिश की हूँ। व्हाट इज दैट? अगर आप देखो बेटा, ये मैं आपको दे रहा हूं अल्कली मेटल्स के बारे में, मतलब 1A ग्रुप के बारे में। और 1A ग्रुप के बारे में हम जो बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी उसके एलिमेंट से बनने वाले, मेटल से एलिमेंट से बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बनने वाली। बेटा ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैंने बना लिया। आपको अच्छा लगा सुन लो, आपको आता होगा रिवीजन कर लो, नहीं आता होगा पकड़ के रखो। बेटा ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड जो होते हैं 1A ग्रुप एलिमेंट के, ये कैसे होते हैं? तो कलरलेस होते हैं। तो पहला मैं ये लिखूंगा भाई, ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड। मैं हाइड्रोक्साइड की बात नहीं किया, हाँ बेटा, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड्स। सर ये 1A ग्रुप के ऑक्साइड पेरोक्साइड कैसे होते हैं? तो आपने बोलना कलरलेस होते हैं। भाई 1A में ऑक्साइड कौन बनाता? लिथियम। पेरोक्साइड कौन बनाता? सोडियम। वेरी गुड। लेकिन ये जब कलरलेस हो गए, ये कब हो गए? सर जब वो अपने इस फॉर्म में हो गए। कैसे? व्हेन इट इज कंप्लीटली प्योर। देख पा रहे हो ना बेटा? वेरी गुड। जब वो प्योर फॉर्म में हो तब हो गए। और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो या तो ऑरेंज या तो येलो इन कलर होते हैं। बट इनसे बनने वाले जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? या तो येलो और इट इज ऑरेंज इन कलर। अरे वाह भाई, कलर की प्रॉपर्टी आ गई, अनपेड तो आना ही है। मतलब क्या हो गया? ये क्यों आ गया ऐसा ऑरेंज और येलो इन कलर? क्योंकि पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सुपर ऑक्साइड है। तो ये कलर क्यों आए? तो आप बोलना सर ये कलर इसलिए आए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ क्या भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये आप समझ गए होंगे, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब वो आपका जो सुपर ऑक्साइड का जो आयन होगा उसकी नेचर आप बता सकते हो। कैसे भाई? पैरामैग्नेटिक है। मतलब ये जो पेरोक्साइड का आयन और ऑक्साइड के आयन जो है आपके, वो कैसे हैं? डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट बहुत काम का है, वो आपको एग्जाम में पूछता भी है, राइट? एग्जाम में पूछेगा भाई कुछ मुझे ऐसे एग्जाम्पल दे दो कि ऑरेंज कलर किसका, तो ये पेरोक्साइड ऑफ पोटेशियम है और ये आपके पेरोक्साइड ऑफ रुबिडियम है। तो भाई ये जो आपका पेरोक्साइड ऑफ जो पोटेशियम होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऐसा एनसीईआरटी मेंशन करता है, तो मैंने भी लिख के दे दिया। और ये ब्राउन कलर का होता है, एनसीईआरटी मेंशन किया, मैंने लिख के दे दिया। गॉट द पॉइंट? सर इसमें और मुझे अच्छा लगा, ये Na2O2 है, ये पेरोक्साइड ऑफ सोडियम है। आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर में इसके बारे में पूछा गया था। हाँ सर, इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्यूरिफाइंग एयर। यस सर, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर, यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्यूरिफाइंग एयर। मतलब Na2O2 जो पेरोक्साइड ऑफ सोडियम है, आप उसको डाल दो, वो अपने एटमॉस्फेरिक एयर में से CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है बेटा। और जब CO2 को एब्सॉर्ब कर लेगा तो काय में कन्वर्ट करेगा? कार्बोनेट में कन्वर्ट करा देगा। एंड इट फॉर्म Na2CO3 प्लस लिबरेट दो O2 गैस, 2 दे दो, 4 सोडियम। ऑक्सीजन देखो भाई, 4 और 4 8, 6 और 2 8, कार्बन भी दो, सब कुछ हो गया। मतलब आपकी एटमॉस्फेरिक एयर में जो CO2 था उसको निकाल के O2 में कन्वर्ट करा लिया। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफाइंग एयर।
राइट। ये मुझे अच्छा लगा था पॉइंट एनसीईआरटी से, तो मैंने ये पॉइंट आपको उठा के दे दिया है। बेटा अभी आप देखो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं, अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी के हिसाब से, राइट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो बेटा कि कंपाउंड ऑफ सोडियम ले लो आप, NaOH ले लो, Na2CO3 ले लो, है ना। तो ये कंपाउंड बनाने के मेथड्स क्या है, और उन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना क्या है। सारे मेथड्स को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बेटा, मैं तो यही बोलूंगा, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वही पढ़ो जो बार बार एग्जाम में अब तक पूछा गया है, और वही पूछने की चांसेस भी रहते हैं, तो सारा एनसीईआरटी कवर ही हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना। अभी तो 30 मिनट का वीडियो हो गया है, सर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना बेटा। कंपाउंड ऑफ सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सर कंपाउंड ऑफ सोडियम, Na से मिलने वाले कंपाउंड। अगर मैं आपसे पूछूं Na से बनने वाला कंपाउंड, सबसे अच्छा कंपाउंड जो मुझे याद है, पहला वाला सोडियम कार्बोनेट। सर ये कौन सी मेथड से बनते हैं, तो बोला एक अपने सॉल्वे अंकल की मेथड से बनता है, और दूसरा अपने ली ब्लैंक अंकल के प्रोसेस से भी बनता है। ये ऐसे आजकल क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर पहले पूछा जाता था कि अमंग द फॉलोइंग विच इज अ मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट, तो ये लगा देते हैं। अब वो रीजन एंड ऑल आपको नहीं पूछेगा क्या क्या होता है, ओके। बेटा ये बनने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करना पड़ता है, तो बता दो भाई। इसमें जो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स जो यूज करते हैं, सबसे पहले भाई एक अमोनिया गैस होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होगी, हाँ। उसके साथ में आपके पास में एक सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ब्राइन सॉल्यूशन, है ना बेटा, हाँ। तो आपके पास में एक ब्राइन सॉल्यूशन आएगा। अब ब्राइन सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज होगी, ये गैस डाल दो, इट विल बी कन्वर्टेड दैट ब्राइन सॉल्यूशन इनटू व्हाट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट में। अमोनियम कार्बोनेट से आपको सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए प्रेसिपिटेट होता है, राइट। एंड ऑल द प्रोसेस इफ विल डू विल गेट हियर एज ए व्हाट, ए सोडियम कार्बोनेट। तो बस मुझे इतना ही बताना था कि ये दो मेथड है, दो मेथड से आप ये बना सकते हो। इज इट क्लियर? देख लो सर। सर ये सोडियम कार्बोनेट में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज ए वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा। हाँ बेटा, Na2CO3 है ना, तो ये वॉशिंग सोडा है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कॉल्ड एज ए बेकिंग सोडा। बेटा ये इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2 होती है। आप इट हीट करा लो तो क्या होगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया मोनोहाइड्रेट, 9 वाटर मॉलिक्यूल आउट। बेटा ये जो मोनोहाइड्रेट है, इसको भी आप कंटिन्यूसली हीट करा लो, इसको भी आप कंटिन्यूसली हीट करा लो, तो आपको कंप्लीटली अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट आएगा, और जो वाटर है वो भी बाहर चला जाएगा, राइट। तो इट हैज ए टेंडेंसी टू लूज इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट ए टेम्परेचर ऑफ, हमारे एनसीईआरटी लिखता है ये टेम्परेचर 375 K हो और ये टेम्परेचर अबोव 373 हो। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन आपको भी आया, मुझे भी आया, पर एनसीईआरटी लिखा है, मैंने भी वही वर्ड यूज करके दिया है। हाँ बेटा, अबोव 373 ये आती है, 375 ये आती है, राइट। लिख लीजिए बेटा इसको भी, ये जस्ट छोटा सा प्रॉपर्टी था। आप बोलोगे सर ये तो गलत है, गलत नहीं है बेटा, जो एनसीईआरटी लिखता है फॉलो कीजिए, सब कुछ सही आते जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन इसमें से भी पूछता है, और जब बच्चों को क्वेश्चन जब इस टॉपिक से मिलता है तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। क्या बेटा? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। पहला वाला बेटा, ये आपका सोडियम आयन है ना, Na+, और ये पोटेशियम आयन है K+, दीज आर प्रेजेंट इन द सोडियम पंप। सीधा सीधा लिख सकते हैं, सो दीज आर प्रेजेंट इन सोडियम पंप।
आप देखो प्रीवियस 5 साल की नीट के पेपर में अब तक 2 बार ये क्वेश्चन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 1A एंड 2A से आ चुका है मतलब चांसेस भी है आने के। ऐसा मत समझो कि आ गया तो अब नहीं पूछेगा ना बेटा। एग्जामिनर चाहता है बच्चे लोग इजी से इजी टॉपिक प्रिपेयर करें। एग्जामिनर चाहता है बच्चे लोग सुधीर सर की वीडियो देखें। एग्जामिनर चाहता है बच्चे लोग सुधीर सर की वीडियो देख के प्रिपेयर होकर नीट की एग्जाम 180 को नियरली अब 170 176 लाने की कोशिश करें। ऐसी एग्जामिनर भी चाहता है, ऐसा मैं भी चाहता हूँ, ऐसा आप भी चाहते हैं। तो सभी जब लोग एक ही चीज चाहते हैं तो चाहो बेटा यही पढ़ो और कुछ भी नया नया पढ़ना नहीं है। ऐसी चीज के पीछे मत भागो जो नहीं आता है। जो चीज आती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, सबको आ जाएगा। राइट। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, Na+ion K+ion प्रेजेंट इन द सोडियम पंप। तो ठीक है, और ये प्रोसेस जो होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, हाँ बेटा, दिस प्रोसेस is responsible हाँ बेटा, this process is responsible for maintaining large excess of important है बेटा ये Na+ion सेल के आउटसाइड में या सेल के इनसाइड में बेटा? Na+ion आउटसाइड द सेल, Na+ion outside the cell, right? And large excess of K+ion inside the cell. Large excess of K+ion inside the cell. याद रहेगा बेटा, K+ion inside the cell, Na+ion outside the cell. K+Na+ are responsible or it is present in the sodium pump. Is it clear बेटा? देख लो इसे, दिस इज एक टॉपिक मैंने आपको कार्बोनेट से दे दिया है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का मैंने मैक्सिमम पार्ट इसमें कवर करके दे दिया है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं कि अलग अलग से करना है, एवरीथिंग इज देयर फ्रॉम द एनसीईआरटी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का ही पॉइंट लिया गया है, नया कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? चलो आगे में। अब मेरे पास में बेटा ऑक्साइड्स एंड सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड जो है सेकेंडरी ग्रुप के भी है, बट मैं चाहूंगा सेकेंडरी ग्रुप में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, राइट? क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे दे दी थी, सब कुछ मैंने बोर्ड पे दे दिया है बेटा, वो आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज है यहाँ पर, अगर आपको हाइड्राइड्स ऑफ 2A ग्रुप बनानी है ना बेटा, तो हाइड्राइड्स ऑफ 2A ग्रुप या आप हाइलाइट्स ऑफ 2A ग्रुप बोलो, तो देयर इज वन ऑफ द मेथड दैट वी कैन नॉट मेक द हाइड्राइड ऑफ 2A ग्रुप डायरेक्टली। तो ये मिटा दूं मैं, तो मैंने ये थोड़ी कोशिश की थी कि सारे कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो आप भी जानते हो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक पूछे भी है। हाँ बेटा, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप में आप देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अब ये हो गया अबाउट द 2A ग्रुप एलिमेंट्स एंड 1A ग्रुप एलिमेंट्स में से मैंने पॉइंट जो बना के दिए है, और ये था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ए 1A ग्रुप एलिमेंट। अब ये 2A ग्रुप एलिमेंट में जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक ओनली पार्ट होता है कॉल्ड एज द हाइड्राइड। कैसे? सुनो बेटा, ये जो बात है दिस इज टॉकिंग अबाउट द हाइड्राइड, और सर ये हाइड्राइड ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है बेटा, क्या? क्योंकि बेरिलियम की जो कंपाउंड्स होते हैं, कैसे कहेंगे, हाँ हाइड्राइड्स बोलो बेटा, ये जो बेरिलियम का जो हाइड्राइड होता है BeH2 cannot be obtained by direct reaction with हाइड्रोजन। ऐसा मत समझो कि आपने बेरिलियम ले लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा लिया, उसने बेरिलियम की हाइड्राइड दे दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एक्सेप्शंस आने वाले हैं, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसमें एक्सेप्शंस केसेस ज्यादा है, अनॉमलस बिहेवियर है। तो आप क्या बोलना बेटा, सीधी सीधी बात है, बेरिलियम हाइड्राइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट मेथड, बट इट कैन बी
obtained, but it can be obtained by following मेथड। आप मेथड बोलो, रिएक्शन बोलो, मर्जी आपकी बेटा। कोई एग्जामिनर आगे पूछेगा नहीं आपने रिएक्शन ही क्यों बोला, मेथड क्यों नहीं बोला ना। इंपॉर्टेंट चीज है बनता कैसा है। सर ये बेरिलियम का क्लोराइड था, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, राइट सर। इसकी रिडक्शन करा लिए, हमको क्या आना था, हाइड्राइड, तो आ ही गया। बाद में बचा क्या बेटा, क्लोराइड, किसका, एक एल्यूमिनियम का और एक लिथियम का। देखिए बेटा बेरिलियम हाइड्राइड बनाने का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। अगर आप इसको बैलेंसिंग करना चाहो तो भाई यहाँ 2 लगा दो, फिर यहाँ भी 2 लगा दो, बाकी सब के सब 4, राइट, बैलेंस है, बाकी सबका सब बैलेंस है। समझ में आ गया, ये एक पार्ट है। इसके साथ साथ मुझे आपको थोड़ा सा ये भी बताना था, एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट दिया था नेचर ऑफ द हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम के बारे में। हाँ बेटा, अब तो ये हाइड्राइड हो गए। अब पूछा था सर नेचर ऑफ द हैलाइड्स ऑफ द बेरिलियम के बारे में। मैं हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम ही ले रहा हूं, सबका सब लेने की जरूरत नहीं है, राइट बेटा। ये जो बेरिलियम जो हाइड्राइड हैलाइड्स होते हैं, मैं लिख दू BeX2, व्हाट इज दिस, हैलाइड ऑफ बेरिलियम। बेटा इनकी नेचर कैसी होती है, तो आपने बोला इनकी नेचर होती है बेटा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इनकी नेचर कैसी होती है बेटा, इनकी नेचर होती है कैसी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब वो क्यों होता है, बिकॉज इनकी हाइड्रेशन वैल्यू सबसे ज्यादा है, और जिसकी हाइड्रेशन वैल्यू ज्यादा है इट हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रेट्स। गॉट द पॉइंट, यस, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी it has strong tendency to form hydrates। समझ में आ रहा बेटा, इनकी ज्यादा टेंडेंसी हाइड्रेट बनाने की, इसीलिए इसकी नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर है, राइट बेटा। ये वाला हो गया। आपको अगर इसके बारे में और थोड़ा बात करना है, आप बोल सकते हो सर दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अच्छी बात है सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब अपने लेविस अंकल की एसिड होती है। लेविस अंकल की क्या है बेटा, ये एसिड है, तो आप लेविस अंकल के हिसाब से आप बोलो कि ये एसिड है। उसी की तरह आप अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे जाओ, ये क्लोराइड ऑफ बेरिलियम है, मतलब हैलाइड ऑफ बेरिलियम है बेटा। इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आती है, कैसे बेटा, इन वेपर स्टेट एंड इन द सॉलिड स्टेट। अगर आप देखो दे विल एग्जिबिट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक तो वेपर स्टेट में आएगा और दूसरा सॉलिड स्टेट में आएगा। कैसे, लेट मी शो यू बेटा। ये आपका बेरिलियम क्लोराइड है, मोनोमेरिक फॉर्म होता है, सिंगल फॉर्म में आ गया। और ये बेरिलियम क्लोराइड है बेटा, ये आपका डायमेरिक फॉर्म में आ गया, ये आपका डायमेरिक फॉर्म में आ गया। और ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आपका मोनोमेरिक फॉर्म में आ गया। मतलब आप बोल सकते हो it has a tendency to exhibit two different structures, that it exhibit different structure in vapor as well as in the solid state। तो बेटा आप यहां लिख सकते हो कि ये वेपर स्टेट में मोनोमेरिक फॉर्म बनाएगा और ये आपके सॉलिड स्टेट में डायमेरिक फॉर्म बनाएगा। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोराइड ऑफ ए बेरिलियम, राइट बेटा, देख लो इसे। बेटा अब आएगा थोड़ा सा और एक कंपाउंड ऑफ ए, ये तो मैंने कंपाउंड ऑफ बेरिलियम दे दिया। अब आएगा एक कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। अब मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा बेटा जो चीजें आपको आती है, मैं उसमें से छोटा सा टॉपिक लेके बताऊंगा। अब ये लक है हमारा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हमारा लक अच्छा है, नहीं आ जाए तो छोड़ दो, कुछ नहीं होता। क्योंकि सारी चीजें बताना तो मुझे नहीं है, मुझे आपको वही चीजें बताना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग भूल जाते हैं। ऐसी चीजें ही बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर सारा इस ब्लॉक तो नहीं कवर किए,
नहीं बेटा मैं अभी बता रहा हूँ सारा एस ब्लॉक नहीं है सर। अब है इट इज ए कंपाउंड ऑफ कैल्शियम की बात करो बेटा। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में आप देखिए आपको ये पूछा भी गया है व्हाट इज दैट कि कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन कॉल्ड एज ए ग्राफाइट। सर इन दोनों मिक्सचर का नाम क्या है? आई होप सब बच्चों को आता होगा, वेरी गुड। और जिनको नहीं आता होगा वो सीख लो बेटा। इसका नाम है नाइट्रोलीन कॉल्ड एज ए नाइट्रोलियम बेटा। इसकी यूजेस क्या है? एज ए फर्टिलाइजर। इसका यूज कैसे होता है बेटा? एज ए फर्टिलाइजर, राइट। ये था एक छोटा सा पार्ट फ्रॉम दी कंपाउंड ऑफ कैल्शियम से। बाकी तो आपको मालूम है बेटा, लाइम, क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप पढ़ लोगे, आपको आ जाएगा, डोंट वरी। मुझे आपको यही चीज बतानी थी। चलो इसके साथ में आपको और एक चीज बतानी है बेटा, और वो है वेरी इंपॉर्टेंट, सबको मालूम भी है, दैट इज ए जिप्सम के बारे में। आई होप जिप्सम के बारे में सारा बच्चा जानता होगा, व्हाट इज द जिप्सम एंड ऑल, राइट बेटा, वेरी गुड। तो अभी आपको जिप्सम के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज ए जिप्सम बेटा, व्हाट इज ए जिप्सम, आप क्या बोलोगे? हाँ सर, CaSO4.2H2O कॉल्ड एज ए जिप्सम, राइट। या तो आप इसको क्या कर लो बेटा, इट विल बी CaSO4 टू टाइम्स ले लो, मतलब मल्टीप्लाई विथ 2 है या 1/2 है। CaSO4 क्या होगा बेटा? 1/2, और ये 2 कट गया तो 1/2 टाइम ऑफ CaSO4.2H2O कॉल्ड एज ए जिप्सम। फिलहाल में ये सब मत करो, जो एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पकड़ लो बेटा। CaSO4.2H2O कॉल्ड एज ए जिप्सम, वेरी गुड सर। CaSO4.2H2O कॉल्ड एज ए जिप्सम, और जब आप इसको हीट कराओगे तो आपको क्या देगा? तो ये सबको मालूम है कि ये जो आपका जिप्सम है सर बेटा, जब इसको आप हीट करोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये देगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे? हेमीहाइड्रेट फॉर्म में आएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए CaSO4.12H2O प्लस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल। ये तो 2 आ गए, 4/2 आ गया, एंड CaSO4.12H2O कॉल्ड एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। कब तक हीट करना है? टेम्परेचर एनसीईआरटी का है, मेरा नहीं है, 393 केल्विन पे हीट करो, आपको ये आ जाएगा, राइट बेटा। अब वो 393 केल्विन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचता ही नहीं। अगर आप इसी जिप्सम को अगर आप इससे ऊपर हीट कर दो तो सीधा का सीधा आपको CaSO4 आएगा और पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और आप इसको कह सकते हो इट इज कॉल्ड एज ए अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और सर इज अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डेड बर्न्ड जिप्सम। इसका नाम क्या है बेटा? यस सर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डेड बर्न्ड जिप्सम। एग्जाम में पूछा गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? डेड बर्न्ड जिप्सम। ये था लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने लिखा है CaSO4.12H2O, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक फॉर्म लिख सकते हो, मल्टीप्लाई विथ 2 बेटा, 2 टाइम्स ऑफ CaSO4, 2 कट गया, हाफ H2O। This is also called as a plaster of Paris. This is also called as a plaster of Paris. इसका नाम है बेटा, that is a calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. Is it clear बेटा? Very good. बस और रिएक्शंस की इसके पीछे मत पढ़ो, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद में सबसे लास्ट एंड फाइनल क्या बाकी नहीं है क्या? है सर। अब वो सीमेंट वगैरह आप पढ़ सकते हो, मुझे उतना बताने का ये नहीं है उसमें, क्योंकि वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, अब तक एग्जाम में नहीं आया, वहां पे कोई चांस नहीं आने की। हाँ, अगर आपने पढ़ लिया है तो वेरी गुड, रिवीजन कीजिए। अब नए बच्चे हो गए, उसके पीछे मत दौड़ो, ये पकड़ लो। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सर, सबसे पहले इसकी बात कीजिए। किसकी बेटा? कैल्शियम। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। आई होप आप बायोपीसी के बच्चे हो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी सुन लो क्या है। कैल्शियम आयन सर, these ions are necessary for blood clotting। ये तो आपको भी मालूम है ना, नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग।
बेटा these ions are also necessary for maintaining heart beating, right? Calcium ion necessary for the heart beating, और to maintain heart beating बोले तो और भी अच्छा है, for maintaining heart beating. It is also necessary for muscles contraction. For muscles contraction. ये किसके थे? कैल्शियम. तो सर हम मैग्नीशियम आयन की भी ले लेंगे बेटा. चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कैल्शियम आयन का ले लो. विल गो विथ मैग्नीशियम आयन. ज्यादा नहीं है, ये भी छोटा सा पार्ट है. एवरीबडी नो ऑफ दैट वन. Sir, this is a constituent. आप जानते हो क्लोरोफिल. It is a constituent of chlorophyll. It is a constituent of chlorophyll. क्या है क्लोरोफिल? The green pigment in plant. और एक अच्छा सा यूज बेटा एंजाइम जैसे कि होता है फॉस्फोहाइड्रेस, और एक आएगा फॉस्फोट्रांसफेरेस. ये एंजाइम के अंदर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं. फॉस्फोहाइड्रेस बोला मैंने, HYDRYASE, एंड ट्रांसफेरेस. बेटा इन एंजाइम्स के अंदर में ये वाले आयंस प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम लाइक फॉस्फोहाइड्रेस एंड ट्रांसफेरेस कंटेन्स मैग्नीशियम आयंस. कंटेन्स मैग्नीशियम आयन. अब इन एंजाइम का काम क्या है बताओ मैं. दीज एंजाइम पार्टिसिपेट इन एटीपी रिएक्शंस. दीज एंजाइम participate in ATP reactions and release energy. बेटा Mg+2 ion is complex with ATP. Complex with the ATP, right? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हाँ बेटा ये जो आयंस हैं इट इज कॉम्प्लेक्स विद द एटीपी के साथ में आ गए. तो बेटा ये देख लीजिए, मैंने इतने एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा बेटा 1A ग्रुप और 2A ग्रुप पूरा एस ब्लॉक का, मैंने चाहा था कि पार्ट 1, 2, 3, 4 में बना दूं. पर मैंने जब पार्ट 1 जो 10 मिनट का बनाया था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के पास इतना टाइम तो नहीं कि 10-10 मिनट देखें. तो आई थॉट सारी चीजें एक ही जगह जमा करके मैंने एक ही वीडियो बनाना चाहा, तो पार्ट 2 में मैंने कवर कर दिया है. और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ बेटा, इट्स ए प्रॉमिस वर्ड फ्रॉम माय साइड फॉर माय ऑल द चिल्ड्रन. जितने मेरे बच्चे हैं आप सबके लिए ये एक मैंने छोटा सा मेरे तरफ से प्रॉमिस है बेटा. इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतने बार देखो. जो बच्चों को आता है आपको रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चों को नहीं आता है बेटा वो बच्चों को समझ में आ जाएगा. और हो सके तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोगों को, दोस्त हु आर नीडी ऑफ दैट वन, जितने बच्चों को हो सके आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए. आपके साथ साथ सारे बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा एंड दे विल बी बेनिफिटेड विद दिस वीडियो. अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. राइट. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर seeing and for making the notes of all these things. Right. Thank you बेटा. All the best.